हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। जैसे कि हमने इससे पहले कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या है, दशांतर क्या है, पृथ्वी की गतियाँ, ऐसे मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायुमंडल का संगठन एवं उसका संरचना। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, आइए हम ये देखते हैं। वायुमंडल क्या है। जैसे भी हम किसी भी चीज़ को जैसे हम किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं तो हम क्या से ही शुरू करते हैं कि वो चीज़ क्या है, क्या क्या क्यों कहाँ, हम ये चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वही चीज़ें पहला हमारा इसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल का संगठन एवं गैसों का वर्गीकरण, वायुमंडलीय गैस का महत्व क्या है, वायुमंडल का स्थिरीकरण कितने टाइप्स में, जैसे कि इसमें दिया गया 2 टाइप्स में है। एक तापमान घनत्व एवं ताप पर आधारित, तो दूसरा रासायनिक संगठन पर आधारित, जिसे अभी आगे हम जानेंगे। और लास्ट में हम वायुमंडल के महत्व को जानेंगे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल क्या है, जैसे कि हम नोट्स को फॉलो करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। हमें शब्दों पर ही फोकस करना है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल से जुड़ा हुआ है। अर्थात जैसे कि हमें पता है कि अर्थ पे जो हमारा वायुमंडल है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं हमारे आसपास। कुछ गैसेस स्पेस में भी हैं, यानी अंतरिक्ष में भी हैं। तो ऐसा क्या है कि स्पेस की गैसेस और स्पेस की जो गैसेस है यानी अंतरिक्षी गैसेस और अर्थ की गैसेस अलग हैं। क्योंकि स्पेस में हम कहते हैं ऑक्सीजन नहीं है, क्यों नहीं है, अर्थ में ऑक्सीजन है। तो वही यहाँ पे हम इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। इसको घनत्व के आधार पर भी गैसेस को डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें अगर हम तेल डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, और उसमें नमक डालेंगे वो नीचे चले जाएगा। यानी कि भारी चीज़ नीचे चली जाती है, हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है। तो वही है, भारी गैसेस जो है वो अर्थ में नीचे रहती हैं और हल्की गैसेस ऊपर हो जाती हैं। हल्की गैसेस में जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन होती हैं। आगे हम देखते हैं क्या है। शुद्ध वायु में वायु के आयतन में प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो नाइट्रोजन है वो 78.08% एंड ऑक्सीजन जो है वो 20.95%, अर्थात 99% केवल 2 गैसेस का ही योगदान है, से सभी गैसेस 1% है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अन्य गैसों में। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन, ओजोन, जलवाष्प, धूलकण, हाइड्रोजन एवं अक्रिय गैसें उपस्थित होती हैं। आई होप आपको ये लाइन तो समझ आ गई हो। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से जो गैस संयोजकता में भागीदारी ना निभाए उसे अक्रिय गैस कहते हैं। और अक्रिय गैसों में रेडॉन को छोड़कर से सभी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, जियोन, क्रिप्टन वायुमंडल में पाया जाता है। रेडॉन का जो उत्सर्जन है वो पृथ्वी के अंदर से भूकंप या ज्वालामुखी से पहले होता है। अर्थात जो रेडॉन है वो अर्थ के अंदर से आता है, ज्वालामुखी या भूकंप से उत्सर्जित होता है। और जो ये अन्य गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, ये हमारे वायुमंडल में ही पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% भाग समुद्र तल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही केंद्रित है। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं वायुमंडल का जो कुल द्रव्यमान है समुद्र तल से केवल 32 किलोमीटर तक ही है, 99%। और आगे हमने यहाँ पे वायुमंडल के बारे में जानने का प्रयास किया, किस तरह ये क्या है, इसको समझा। जैसे कि
हमने समझे कि ये अनेक गैसों के यांत्रिक मिश्रण से है, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। सो नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल का संगठन एवं वर्गीकरण। तो हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वायुमंडलीय गैसों को 3 प्रमुख वर्गों में रखा गया है। 3 प्रमुख वर्ग क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा, परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो पहला जो है खंड वो परिवर्तनशीलता के आधार पर है। परिवर्तनशील गैसेस और अपरिवर्तनशील गैसेस है, जिसमें परिवर्तनशील गैसेस जैसे कि जो किसी चीज़ में परिवर्तित हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, और अपरिवर्तनशील गैसेस जो किसी भी चीज़ में चेंज नहीं हो रही, वो वैसे की वैसे ही हैं। सो इसको डेफिनेशन में समझने का प्रयास करते हैं। तो वायुमंडल की वह गैस जिसकी मात्रा समय, स्थान एवं मौसम के संदर्भ में कम या अधिक होता है, उसे परिवर्तनशील कहते हैं, जैसे जलवाष्प, धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इसी प्रकार अपरिवर्तनशील गैसेस वायुमंडल का वह गैस जिसकी मात्रा समय, स्थान और मौसम के संदर्भ में लगभग नियत रहती है, और उसे अपरिवर्तनशील गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो जो दूसरा पार्ट है इसका वो है क्रियाशीलता के आधार पर। जो परिवर्तनशीलता की तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रियाशील गैस और अक्रियाशील गैस। अब हम इन दोनों को, क्रियाशील गैस जो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करती है, और अक्रियाशील गैस जो किसी भी गैसेस के साथ रिएक्शन नहीं करती है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। तो इसको जानने का प्रयास करेंगे डेफिनेशन के माध्यम से। वायुमंडल का वह गैस जो अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके नया मिश्रण बनाता है, जैसे कि O2 प्लस O मिलके बनेगा O3 यानी ओजोन। CO2 प्लस जलवाष्प मिलके बनेगा कार्बनिक अम्ल। सो इसी प्रकार अक्रियाशील गैसेस हैं वायुमंडल का वह गैस जो अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जिसे अक्रियाशील गैसेस कहते हैं, जैसे कि हीलियम। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड है इसका पार्ट, वायु उपस्थिति के आधार पर। वायुमंडल उपस्थिति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला निचले परतों में पाई जाने वाली गैसेस, और दूसरा ऊपरी परतों में पाई जाने वाली गैसेस। निचली परतों में पाए जाने वाली गैसेस और ऊपरी परतों में पाए जाने वाली गैसेस अर्थात घनत्व के आधार पर डिवाइड किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था। सो इसको भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। वायुमंडल के निचले भागों या परतों में जलवाष्प, धूलकण, ओजोन, CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। यानी ये गैसेस भारी हैं, इसीलिए निचले भागों में पाई जाती हैं। जो ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें जलवाष्प एवं धूलकण केवल सौरमंडल में ही पाया जाता है। ये तो हमें समझ ही आ रहा है कि सौरमंडल का जो अभी हम आगे विस्तार से समझेंगे, इसलिए आप इसे ऊपर समझ लीजिए। ऊपरी परतों में पाई जाने वाली गैसेस। अब दूसरा है इसका पॉइंट, ऊपरी परतों में पाई जाने वाली वही हल्की गैसेस जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष वगैरह में पाई जाती हैं, बहुत ऊपर पाई जाती हैं, वो है हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत अर्थात वायुमंडल में पाया जाता है। सो हमने इस टॉपिक में क्या समझा। वायुमंडल के संगठन का वर्गीकरण 3 प्रमुख वर्गों में डिवाइड है, जिसमें 3 प्रमुख वर्गों के अंदर 2-2 पार्ट्स हैं, जैसे कि परिवर्तनशीलता के आधार पर, जिसमें परिवर्तनशील गैस और अपरिवर्तनशील गैस है। क्रियाशीलता के आधार पर 2 पार्ट्स हैं, क्रियाशील और अक्रियाशील। और थर्ड है उपस्थिति के आधार पर, यानी निचले परतों में पाई जाने वाली और ऊपरी परतों में पाई जाने वाली गैसेस। अब हमारा थर्ड टॉपिक है वायुमंडलीय गैसें जो है गैसों का महत्व। सो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं, हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं जलवाष्प वायुमंडल में अत्यधिक परिवर्तनशील गैस है, जो 3 प्रक्रियाओं से वायुमंडल में आता है। पहला वाष्पीकरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा श्वसन। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वाष्पीकरण है।
कि जब वर्षा होती है तो वाष्पीकरण समुद्र से या जो भी झील वगैरह है वहाँ से वाष्पीकरण होकर जल ऊपर जाता है और ऊपर संघनन होकर बादल बनते हैं, जिससे वह वर्षा होती है। तो वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर वाष्पोत्सर्जन और शोषण है। जल वाष्प का वितरण। जल वाष्प का वितरण 2 टाइप्स में है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस टाइप से, वर्टिकल ऐसे। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य तौर पर धरातल या समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती है और यह केवल सौरमंडल तक सीमित है। यानी कि जो सौरमंडल की सीमा है, ये सौरमंडल की सीमा है। हम सौरमंडल को आगे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ समुद्र तल की सीमा है। यहाँ से ऊंचाई बढ़ने तक जल वाष्प की मात्रा कम होती है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ सौरमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ सौरमंडल में तापमान घटता है। वहीं दूसरा पॉइंट है क्षैतिज। तो सामान्य रूप से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में जल वाष्प की मात्रा अधिक, जबकि उपोष्ण और शीत कटिबंधों में इसकी मात्रा कम होती है। ये चीज़ हम आपको आगे बताएंगे कि उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध क्या चीज़ है। लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि जैसे कि ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे सनलाइट है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यहाँ जलवाष्प, यहाँ पे बारिश बहुत होती है। लेकिन यहाँ से हम क्षैतिज वितरण को देखें, ध्रुवों तक जाएंगे तो सबसे कम जो जलवाष्प है यहाँ होगा ध्रुवों पर, और सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होगा। अब हम जलवाष्प के महत्व को समझते हैं। जैसे कि जलवाष्प का महत्व, वायु के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा वर्षण की संभावना को व्यक्त करती है। अगर जलवाष्प नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, सीधी बात है। अगर जलवाष्प होगा तो बारिश होगी, क्योंकि रेगिस्तान वगैरह में हम देख सकते हैं कि वहाँ बारिश नहीं होती है। वहाँ जल ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी? तो यानी कि जलवाष्प ही नहीं है। दूसरा, ये मानव शरीर के गर्म एवं ठंडे होने के तहत को प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है जलवाष्प पर बहुत ज़्यादा व्यक्त करता है। जैसे रेगिस्तान में वहाँ जलवाष्प होता नहीं है, लोगों का टेम्परेचर मोस्टली गर्म ही होता है। और ठंडे इलाकों में वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पे जलवाष्प होता है। वहाँ पे नॉर्मल रहता है, ठंडा गर्म टेम्परेचर रहता है। ये सूर्य से आने वाले लघु विकिरण की कुछ मात्रा और पृथ्वी के द्वारा वापस की जाने वाली पार्थिव दीर्घ विकिरण की मात्रा को भी अवशोषित करती है, जिसके कारण पृथ्वी एक गर्म कंबल के रूप में तब्दील रहती है। अर्थात ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उसकी मात्रा और पृथ्वी के द्वारा वापस की जाने वाली दीर्घकालिक मात्रा को भी अवशोषित करती है। इसे हम ऊष्मा बजट में समझेंगे। दीर्घकालिक विकिरण किसे कहते हैं, को अवशोषित करते हैं, इसके कारण पृथ्वी एक गर्म कंबल के रूप में तब्दील रहती है। यह सभी मौसमी परिघटनाओं के लिए अनिवार्य है। यह वायुमंडलीय तूफान के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो वायुमंडलीय तूफान आते हैं उसके लिए ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब दूसरा है हमारा वायुमंडलीय गैसेस में धूलकण तो बहुत ज़्यादा हमारे वायुमंडलीय के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम नोट्स में देखते हैं, जल वाष्प के समान यह भी परिवर्तनशील गैस है जो 2 स्रोतों से वायुमंडल में आता है। 2 स्रोत यानी कि धूल मंडल के भी सिर्फ 2 ही स्रोत हैं और अदर नहीं है। और वो 2 स्रोत क्या हैं वो समझेंगे। एक प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा मानवीय स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी, राख एवं धूलकण, यानी ज्वालामुखी से जो राख धूलकण निकलते हैं उससे, और वनों में जो अग्नि होती है उससे निकलने वाली राख, समुद्र से जो नमक के कण हैं, शुष्क मृदा के कण, पराग जो पौधों में होते हैं, पराग जो उड़ते हैं, मतलब पौधों में लगने के बाद वो हवा में उड़ जाते हैं और वो उसी धूलकण के साथ में आ जाते हैं। और मानवीय स्रोत में जीवाश्म के
दहन से, पत्थर तोड़ने वाले उद्योग, ईंट के भट्टे, निर्माण कार्य, लकड़ी चीरने वाले उद्योग, यानी कि ऐसे जो कार्य जिससे डस्ट हो। हमारे घर पे भी हम देखते हैं कि अगर खिड़की हमारे घर की ऊपर की तरफ कहीं खिड़की हो, अगर उसके सामने वो खुली रहे और वहाँ सफाई ना हो कुछ दिन, वहाँ पे इतना डस्ट आ जाएगा, धूल, यानी बाहर से जो भी डस्ट हवा लेके आती है वो वायुमंडल के अंदर ही होती है। धूलकण का वितरण। अब इस धूलकण का वितरण हम खुद इमेजिन करते हैं कि धूलकण कहाँ पे सबसे अधिक हो सकता है। क्या ध्रुवों पे होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फीला इलाका है, यहाँ पवन में धूलकण नहीं होंगे जो भी पवन चलेगी। अब विषुवत रेखा पे धूलकण होगा? यस, यहाँ पे भी होगा, और इधर भी उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में कम होगा, उष्ण कटिबंध में होगा, उपोष्ण कटिबंध में होगा, शीतोष्ण में कम होगा, और ध्रुवों बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इसको हम समझते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं, इसको भी हम दो टाइप से समझ सकते हैं। एक ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा क्षैतिज वितरण, यानी वर्टिकल यानी ऐसे। क्या गया? जलवाष्प के समान धूलकण की मात्रा भी ऊंचाई के साथ घटती है और यह केवल सौरमंडल तक ही सीमित है। दूसरा इसका क्षैतिज वितरण, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर धूलकण की मात्रा भी कम होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी के उपोष्ण कटिबंधों में इसकी मात्रा सबसे अधिक, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसकी मात्रा सबसे कम होती है। जबकि भूमध्य क्षेत्रों में इसकी मात्रा सबसे कम होती है। प्रत्येक दिन वर्षा के कारण, संवहनीय वर्षा के कारण इसलिए होता है। हमने क्षैतिज वितरण में क्या समझा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर धूलकण कम होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जहाँ पे विषुवत रेखा है, वर्षा होने के कारण यहाँ पे धूलकण कम होते हैं। धूलकण का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में? इसे सूक्ष्म आदर्श सही जस्ट अ मिनट। हम धूलकण के महत्व को समझते हैं। इसे सूक्ष्म आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं, क्योंकि जलवाष्प का संघनन धूलकण के सहारे ही होता है। क्योंकि इसमें जैसे कि दिया हुआ जलवाष्प जो होता है वो धूलकण के सहारे ही होता है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। धूलकण बहुत इंपॉर्टेंट है जलवाष्प के लिए। नेक्स्ट, यह कोहरा के निर्माण में सहायक है। सूर्य के प्रकाश का धूलकण के सहारे वर्णात्मक प्रकरण होता है, जिसके कारण सूर्य जो है हमें सूर्य उदय के और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल एवं शेष समय नीला दिखाई देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमें यहाँ पे समझ गया कि धूलकण के महत्व की वजह से ही जलवाष्प होता है और कोहरे का निर्माण होता है। दिल्ली में हम देखते नहीं कितना कोहरा हो जाता है ठंडियों में धूलकण की वजह से। वही यहाँ पे बताया गया है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो सूर्य उदय है आकाश में, जो सूर्य अस्त होता है वो हमें लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि धूलकण में जब प्रकरण पड़ते हैं तो वो रेड प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम शायद रह भी नहीं सकते, जो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है हमारे लिए जीने के लिए। इसको समझते हैं। पृथ्वी पर यदि जीवन का विकास संभव हो पाया है तो वह ऑक्सीजन के कारण ही है। जैसा कि बताया, जीने के लिए वही जीने का सहारा एक तुम ही हो। यह दहन के लिए आवश्यक गैस है, यानी जो हम कहते हैं कि जब कुछ गैस वगैरह लीक होती है, जब आग वगैरह लगती है तो उसमें पानी को बोलते हैं कम यूज़ करो, तो वही है। वहाँ पे ऑक्सीजन गैसेस से उनको मतलब कि जो आग वगैरह है उसको बुझाया जाता है। ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन
एक पुल के रूप में काम करता है। ऑक्सीजन के स्रोत क्या हैं? तो पादपीय प्रकाश संश्लेषण महासागर में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल के प्रकाश संश्लेषण से साइनोबैक्टीरिया। ये समुद्र में सबसे पहले जब जीवन स्टार्ट हुआ था किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहला जीव है जो आया था अर्थ पर साइनोबैक्टीरिया के। तो वही है साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण से। तो ये तो हमारे लिए बहुत है। और नेक्स्ट है हमारा ओजोन। ये ओजोन तो हम सुनते रहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, पॉल्यूशन कम करो। तो आइए ओजोन को समझते हैं कि ओजोन क्या है। ये पृथ्वी के समताप मंडल में पाए जाने वाली एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। तो क्या है, समताप मंडल में सूर्य के पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ओजोन का स्वतः निर्माण विनाश करता है। जैसे कि यहाँ पे मोनोमेटिक ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ओजोन बनते हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन है वो यूवी जो किरण होती है उस पर मोनोमेटिक ऑक्सीजन प्लस मोनोमेटिक ऑक्सीजन। सो ये तो बेसिक है। ओजोन का महत्व। समताप मंडल में पाए जाने वाली ओजोन सूर्य के हानिकारक। सो इसका महत्व क्या है, ये तो हम डेली बेसिस पे भी सुनते हैं कि ओजोन, हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए, इसके ओजोन परत में छेद हो रहा है। सो इसमें क्या है, तो जो समताप मंडल में पाए जाने वाली ओजोन सूर्य की तरफ से आने वाली पराबैंगनी विकिरण है उससे हमें सुरक्षित करती है। उनको वो रोक लेती है तो वो धरती पर नहीं आते, जिसके कारण धरातल के जीव जंतु एवं प्रणाली त्वचा कैंसर एवं नेत्र संबंधी बीमारियों से बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अधिक क्रियाशील गैस नहीं है। ये वनस्पति प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड का निर्माण करता है जो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया से मृदा में आता है और वनस्पति के द्वारा उसे नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे भी हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। फिर वनस्पति से ये जीवधारियों के शरीर में आता है जिसे जैविक या कार्बनिक नाइट्रोजन कहते हैं। सो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन जो 78% है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा जीवाणु से, जिसे जैविक नाइट्रोजन कहते हैं। फिर जैविक नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज होगा जहाँ अमोनियाकरण होगा। देन अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्रेट बनेगा, यानी नाइट्रीकरण होगा अमोनिया का, तब ये नाइट्रेट या नाइट्रेट बनेगा। तब ये 2 पार्ट्स में जाएगा, जहाँ पे ये एक वनस्पति में जाएगा। दूसरा जैविक कार्बनिक नाइट्रोजन वनस्पति से निर्माण होगा, दूसरा मानव जीव जंतु में जाएगा। फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट का विनाइट्रीकरण होगा जो वायुमंडल में वापस पहुंच जाएगा। इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसे हम अभी अच्छे से इन्वायरमेंट वाले वीडियो में समझेंगे। वायुमंडल का स्थिरीकरण क्या है, हमने वहाँ पे समझा था कि हमें नेक्स्ट पॉइंट सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। तो अब है वायुमंडल का स्थिरीकरण, जो 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक रासायनिक, दूसरा टेम्परेचर वगैरह के आधार पर। यदि तापमान, घनत्व, वायु दाब में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया, यानी कि तापमान, टेम्परेचर, डेंसिटी, घनत्व और वायु दाब में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तो वो क्या है, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप आयन मंडल और बहिर्मंडल। जिसको हम यहाँ पे समझेंगे, जिसको अच्छे से समझेंगे एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारा धरातल है और ये सौर सीमा है ये सौर सीमा है 16 से 18 किलोमीटर। ये ध्रुवों पर कम है
8 किलोमीटर है। इसमें बादल वगैरह बनते हैं, जेट स्ट्रीम, तो धूलकण और वाष्पोत्सर्जन, पवन वगैरह चलती है। और यहाँ पे वायुराशियाँ। दूसरा हमारा समताप मंडल है, ये समताप सीमा है। यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। देन थर्ड वन हमारा मध्य मंडल, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार का बादल पाया जाता है, जिसे नॉक्टिलेट सेंट कहते हैं। फोर्थ है आयन मंडल या ताप मंडल, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है और जहाँ पे जो परतें हैं वो GFED परत के नाम से डिवाइड हैं। यहाँ पे अरोरा बनता है, जो हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, जहाँ नॉर्वे वगैरह में नाइट में एक चमकता हुआ, मतलब रात में चमकता हुआ जो दिखते हैं स्टार वगैरह, उसमें बहुत बहुत सुंदर लगता है। एक बार आप गूगल करोगे अरोरा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने। और फिफ्थ है बहिर्मंडल, जो एकदम बाहर का मंडल है, इसलिए बहिर्मंडल कहते हैं। तो अब इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्षोभ मंडल समुद्र तल से औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर, सबसे समुद्र तल से 12 किलोमीटर, जबकि ध्रुव की इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, यानी 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा के पास ये 16 से 18 किलोमीटर है। ध्रुव के पास पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होने एवं ठंडी वायु के अवतलन के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती है, जबकि विषुवत रेखा के पास वायु धारा उत्पन्न होने, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने और विषुवत रेखा के पास पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान कम है और वायु धारा उत्पन्न होने से और अपकेंद्रीय प्रभाव अधिक होने के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक होती है। क्षोभ अर्थात ट्रॉपेज ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ विक्षोभ है, इसलिए इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। वायु की संवहन धारा या वायु धारा चलने के कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इसे जहाँ हम इसको समझा, क्षोभ मंडल कहते हैं, विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन धारा चलने के कारण इस मंडल में समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जिसे सामान्य ताप पतन की दर कहते हैं। इस हिसाब से ध्रुवों के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक और विषुवत रेखा के पास क्षोभ सीमा का तापमान -18 से -85 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। तापमान का जो घटने का मूल कारण है वह है वायुमंडल पार्थिव ऊष्मा से गर्म होता है, जिसे हम पार्थिव ऊष्मा के पृथ्वी के ऊष्मा बजट में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं पार्थिव ऊष्मा से गर्म होता है। इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की उपस्थिति है तथा वायु की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पवन चलती है। क्षैतिज यानी पवन, ऊर्ध्वाधर यानी वायु धारा। इसलिए मौसमी संबंधी सभी घटनाएं इस मंडल में घटित होती हैं, जैसे बादल, वर्षा आदि। ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट है कोहरा, कुआसा, ओस, पाला जैसे मौसमी घटनाएं से युक्त होने और वायु की ऊर्ध्वाधर प्रवाह चलने के कारण यह मंडल जो जडयान, वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल नहीं होता है। इस मंडल के ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। इस मंडल में तापीय प्रतिलोपन जैसी घटनाएं होती हैं। समताप सीमा, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। इस मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन की उपस्थिति के कारण, यानी जहाँ ओजोन उपस्थित है वहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि जो सन है वहाँ से
विकिरण आएगी, ओजोन उसको ऑब्जर्व करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो तापमान में वृद्धि होगी। वही बता रहा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन के द्वारा सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। ओजोन के उपस्थिति के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे रासायनिक मंडल भी कहते हैं, क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल में जल वाष्प और धूलकण के अनुपस्थिति के कारण वायु के ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं चलती है, इसलिए यह मंडल जो है मौसमी परिवर्तनों से रहित है। यही कारण है कि यहाँ जड़यान या वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल दशाएं हैं। इस मंडल में ध्रुवों के ऊपर कभी कभी एक विशेष बादल का निर्माण होता है, जिसे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल या नेफ्रियस या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं, जो ओजोन विघटन का कारण बनता है। इस बादल का निर्माण तब होता है जब जेट स्ट्रीम सौर सीमा के अतिक्रमण करते हुए समताप मंडल में पहुंचकर जलवाष्प एवं धूलकण पहुंचाते हैं। यानी आपको समझ आ गया होगा, जो सौर सीमा है वहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती हैं, वो सबसे ऊपर सौर सीमा के ऊपरी भाग में चलते हैं, जिस कारण इसमें धूलकण आ जाते हैं। वो पहुँच के यहाँ पे थोड़ा सा साइड में सौर सीमा के ऊपर जो समताप मंडल स्टार्ट होता है, यहाँ पे बादल बन जाते हैं। बस यही सीधा से कहने का मतलब है यहाँ पर। अगला हमारा मध्य मंडल। समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र मध्य मंडल कहलाता है। इस मंडल में गैसों की अत्यंत विरल यानी बिल्कुल भी न्यूनतम यानी यहाँ नहीं के बराबर आवरण है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ एक बार पुनः तापमान में कमी आती है, जो मध्य सीमा के लगभग -80 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इस मंडल में भी ध्रुवों के ऊपर उल्काओं के धूलकण प्रभाव से एक विशेष प्रकार का बादल बनता है, जिसे नॉक्टिलेसेट बादल कहते हैं। ताप या आयन मंडल। मध्य मंडल की सीमा से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। इस मंडल में अत्यंत कम दाब पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उपस्थित होती हैं, जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से आयनीकृत होकर टूट जाती हैं तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की आणविक परतों का निर्माण होता है। जो हमने FT वगैरह परतों का नाम जाना, वो ये इन्हीं से बनता है। इस मंडल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी रेडियो तरंगों की उपस्थिति से मिली थी। आयन की उपस्थिति के कारण यहाँ की वायु अवशोषित होती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे आयनीकृत होता है, तो इसलिए आयनीकृत की उपस्थिति के कारण वायु अवशोषित करते हैं, जिसके कारण गर्म हो जाती है वायु गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो आयन सीमा के पास पहुंचकर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। आयन की उपस्थिति के कारण इसे आयन मंडल कहते हैं। यह मंडल उल्काओं से हमारी सुरक्षा करता है। इस मंडल में सूर्य के चुंबकीय तूफान के प्रवेश करने से ध्रुवों के ऊपर प्रकाशीय घटनाएं होती है, जो अरोरा जैसी घटनाएं बनती हैं। वो ये दोनों तरफ अरोरा बनता है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इसी मंडल के विभिन्न आयनीकृत परतों से परिवर्तित होकर धरातल पर आती हैं। जो हमारा नेविगेशन सिस्टम वगैरह काम करता है, वो इसी मंडल में जो आयनीकृत होता है वहाँ पे तरंगे भेजी जाती है, वहाँ से वो अर्थ पर आती हैं, जैसे रेडियो, टैब, ट्रांसमीटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब वही उन्हीं परतों के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे डी परत, ये 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर होती है। ये रेडियो की निम्न आकृति वाली तरंगे हैं, कम आकृति वाली तरंगे हैं को प्रवर्तित करता है तथा माध्यम और दीर्घ आकृति वाली तरंगों को अवशोषित कर लेता है। E1 परत 90 किलोमीटर से 130 किलोमीटर जनाली हैवीसाइड परत है। दीर्घ और माध्यम आवृत्ति वाली
तरंगों का परावर्तित करती हैं, यानी दीर्घ और माध्यम आवृत्ति वाले तरंगों को परावर्तित करती है। E2 परत 130 से 150 किलोमीटर है, सूर्य के बाद लुप्त हो जाती है। वह परत है जो सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है, इसका काम करने का सिस्टम चला जाता है, ऐसा कुछ। तो F1 और F2 परत है वह 150 से 380 किलोमीटर है। सम्मिलित रूप से इसे एप्लेटन परत कहते हैं। माध्यम और दीर्घ आवृत्ति वाली तरंगों को परावर्तित करती है, माध्यम और दीर्घ आवृत्ति वाले। अब G परत 400 से 640 किलोमीटर, यही एक परत है जो दिन और रात दोनों समय रहती है। यह एक परत है जो पृथ्वी जो एक वॉच है, वॉच की तरह 24 घंटे काम करती है। ब्रह्मंडल, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर या उससे उस ऊंचाई तक मानी जा सकती है जिस ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो जाता है। यानी एकदम बाहरी परत है जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान शून्य हो जाता है, वहाँ तक माना जाता है इसको। इस मंडल में गैसों का अत्यंत फेयर आवरण है तथा मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें मिलती हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इस मंडल का उपयोग ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किए जाने वाले संचार उपग्रह के लिए भी करते हैं। यानी जो ये मंडल है, यहाँ पे संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकॉम सिस्टम वगैरह भी लॉन्च होते हैं ताकि हमारा जो कनेक्शन में बना रहे, जो हम कॉलिंग करते हैं या जो भी हमारा कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये सारे काम होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर सममंडल और विषममंडल। सममंडल समुद्र से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और विषम मंडल है वो जो 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसमें आणविक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं हीलियम की परत मिलती है। इसे भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ आणविक नाइट्रोजन की परत 90 से 200 किलोमीटर है, आणविक ऑक्सीजन की परत 200 से 1100 किलोमीटर है और फिर हीलियम की परत है 1100 से 3500 किलोमीटर। वहीं हाइड्रोजन की जो परत है वो 3500 से 10,000 किलोमीटर है। यानी कि सबका डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देन हीलियम, देन हाइड्रोजन, सबसे एंड में हाइड्रोजन। तो अब हम वायुमंडल का महत्व समझते हैं। ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, वायुमंडल का महत्व। वायु की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हुआ। तो हमें पता है वायुमंडल, अगर हम खुद सोचें अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम कैसे रह सकते हैं, कोई जीव हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वायुमंडल एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन का विकास संभव हुआ। वायुमंडल की उपस्थिति से ही पृथ्वी पर सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, लॉजिकल मौसमी घटनाएं होती हैं। यह पराबैंगनी विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यह उल्काओं से भी हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। मौसमी घटनाओं में वर्षा एक महत्वपूर्ण कारण है जो धरातल या पृथ्वी पर अन्य सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का बढ़ावा देते। सामाजिक आर्थिक क्रिया यानी कृषि, जो हम कृषि वगैरह, हमारा जो कनेक्ट है, हमारी खेती वगैरह होती है वो क्रियाएँ, पशुपालन वगैरह। संचार उपकरणों का काम करना वायुमंडल के कारण ही संभव हो पाया है। जो जैसे कि पहले ही बताया था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आज हम इतनी जल्दी कनेक्ट हैं, किसी से भी चैट हो रही है या कुछ भी है, वो इसी वायुमंडल की वजह से है। ये टॉपिक फिनिश हुआ आज का, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।